तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपने मेवाड़ के इतिहास के दो पार्ट हो गए थे, पार्ट वन और पार्ट टू में हमने राणा कुंभा तक यहाँ पे इतिहास पढ़ लिया था। अब इसके आगे अपने जो बात करेंगे मेन राणा सांगा से बात करेंगे। ठीक है, राणा सांगा से इतिहास पढ़ेंगे मेन बाकी पीछे मैंने आपको सारी कहानी बता दी थी, उसको एक बार और देख लेंगे कि कुंभा को कैसे उद्दा मार देता है और पितरहंता शासक बनता है। उसके बाद जो शासक बनता है अ, अगर अपने बात करें तो रायमल बनता है। ठीक है, और गुहिल या सिसोदिया वंश अपने यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों एक ही बात है, मतलब मेवाड़ का इतिहास। और जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड का हो, पशु परिचर का हो, आरएएस एसआई, तो सभी में आपके राजस्थान जी के आने वाला है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो आई बटन पे टच करके। ठीक है, तो अभी अपने शुरुआत करते हैं। देखो राणा कुंभा को हमने जाना था कि उद्दा यहाँ पे मार देता है। तो ये बैठे होते हैं तालाब पे, तो ऊपर से ये क्या करता है कि धक्का देके मार देता है, तो ये उद्दा यहाँ पे अलोकप्रिय हो जाता है मेवाड़ में भी। और मेवाड़ में का ये जो पितृहंता शासक है, ये उद्दा क्या है, पितृहंता शासक। इसकी मौत भी आगे यहाँ पे दोस्तों क्या है, जल्दी हो जाती है। अब इसका भाई आता है, ये रायमल ने उद्दा को दोस्तों ये दाड़िमपुर के युद्ध में परास्त कर दिया और रायमल खुद यहाँ पे शासक बन गया। अब ये जो उद्दा है ना, ये मालवा की ओर चला जाता है और यहाँ पे इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। रायमल की बात करें तो दोस्तों इसमें निर्माण कार्य याद रखने हैं बस आपको। 73 से 1509 ईस्वी इसका जो शासनकाल रहता है। चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया जाता है दोस्तों रायमल के द्वारा। इनकी पत्नी आती है श्रृंगार देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है कि इन्होंने गोसुंडी की बावड़ी जो चित्तौड़ में है, एक तो ये याद रखोगे कि गोसुंडी की बावड़ी कहाँ पे है, तो गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ में है, जिसका निर्माण कौन करवाती है, श्रृंगार देवी निर्माण करवाती है। अब रायमल के दोस्तों दो पुत्र आते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, संग्राम सिंह जो राणा सांगा के नाम से। चारनी महिला पहले यहाँ पे भविष्यवाणी कर देती है कि जो शासक बनेगा ना, वो तो राणा सांगा ही बनेगा। ठीक है, अब ये भविष्यवाणी कर देती है तो इसको पता लगता है पृथ्वीराज सिसोदिया को, ये यहाँ पे आक्रमण करता है संग्राम सिंह पे। इससे इनकी एक आंख भी चली जाती है राणा सांगा की। और जो राणा सांगा है इनको भेज दिया जाता है अजमेर के करमचंद पंवार की शरण में, या इनकी सुरक्षा में भेज दिया जाता है, संरक्षा में। अब मारना सांगा की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मारना सांगा है ये आपको पूरा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके समय बहुत सारी घटनाएं हुए। और मारना सांगा जो है 1509 से 28 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इतिहास में ये हिंदू पथ के नाम से जाने जाते हैं, इसके अलावा सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे पढ़ेंगे क्यों जाने जाते हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों मारना सांगा के टाइम ये चारों ओर से घिरे हुए थे, मालवा से, गुजरात से, सभी और इनको खतरा था आक्रमण का। चित्तौड़ को या मेवाड़ को कह सकते हैं, तो मेवाड़ को खतरा था एक तरीके से चारों ओर से। लेकिन फिर भी ये अपनी पूरे यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और युद्धों को जीतते जा रहे थे लगातार। खातौली के युद्ध की बात करें सबसे पहले, तो कोटा में एक जगह आती है खातौली। वर्तमान में 1517 ईस्वी की बात है, तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। ये याद रखोगे, ये एक युद्ध डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट मैच कर लो, करवा लेते हैं, हल्दीघाटी कब हुआ, खातौली का कब हुआ। यहाँ पे मेवाड़ के राणा सांगा लड़ रहे थे और इधर से था इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली पे इब्राहिम लोदी था इसका। इसके बाद दोस्तों बाबर आ जाता है इब्राहिम लोदी को मार के, इसके बाद भी पढ़ेंगे। तो राणा सांगा यहाँ पे जीत जाते हैं खातौली के युद्ध में। फिर एक और होता है 18 में बांडी का युद्ध। यहाँ भी दोस्तों इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है और राणा सांगा यहाँ पे जीत जाते हैं, विजयी रहते हैं। तो बांडी या बारी कह सकते हैं, तो ये आपको धौलपुर में जगह मिल जाएगी। तो ये याद रखने हैं दोनों युद्ध, खातौली 1517, बांडी या बारी 1518। इसके बाद आता है 1519 की बात, गागरोण का युद्ध। गागरोण का युद्ध दोस्तों जो होता है, मालवा का शासक आता है महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य होता है। और यहाँ भी दोस्तों जो जीत होती है ना, वो राणा सांगा की होती है। इनके मध्य युद्ध क्यों होता है, क्योंकि मालवा का जो शासक था ना, वो मेदिनी राय था। उसको भगा के है ना, ये
उसको भगा देता है महमूद खिलजी द्वितीय और खुद वहाँ पे अधिकार कर लेता है। और वो जो मेदिनी राय वो शरण में आ जाती है राणा सांगा के, वो शरण में आ जाता है राणा सांगा के मेदिनी राय। और इसके बाद यहाँ पे ये युद्ध होता है। राणा सांगा की अगर बात करें तो ये युद्ध जीत जाता है, गागरोन का युद्ध, जिसका सन है 1519 ईस्वी। ठीक है, जो भी चीज़ें एग्जाम में आती है ना वो मैं बताता चलूँगा, बाकी अपने MCQ भी करेंगे जब अच्छे से। फिर 1526 की बात आती है दोस्तों। 1526 में क्या होता है कि इधर जो दिल्ली का शासक होता है इब्राहिम लोदी, और इधर आ जाता है बाबर। ठीक है, जो अपने गुलाम वंश पढ़ते हैं, बादशाह, तो जो मुगल वंश, तो ये बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोदी को यहाँ पे मार देता है। तो युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी यहाँ पे मरता है और खुद यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर देता है, या गुलाम वंश की, मुगल वंश की स्थापना कर देता है बाबर। ठीक है, बयाना का युद्ध। अब सबसे पहले है ना, ये जो बाबर है जीतते ही फिर ये आगे बढ़ता है सांगा की ओर ही, चित्तौड़ की ओर ही, क्योंकि मेन व्यापारिक मार्ग यही था। बयाना के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी की बात आती है, 15 फरवरी की। और 1527 में ही खानवा का युद्ध भी हुआ। तो बयाना के युद्ध में दोस्तों यहाँ पे राणा सांगा की जीत होती है, और जो बाबर होता है ये यहाँ पे हार जाता है। मेहदी हसन इसका सेनापति आता है, इसकी तरफ से ये लड़ता है। अब बात करें दोस्तों खानवा का युद्ध, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये 1527 मेन आपको यही पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527। ये 17 मार्च 1527 को होता है। अब इसमें जो राणा सांगा है ये करते हैं पाती पेरवन प्रथा का पालन। पाती पेरवन प्रथा क्या है कि दोस्तों जो विदेश की शक्ति है उसको यहाँ पे स्थापित न होने दिया जाए, इसलिए सब एकजुट हो जाते हैं। सारे शासक, बीकानेर के, आमेर के सारे शासक यहाँ पे एकजुट हो जाते हैं इसको हराने के लिए, बाबर को। लेकिन ये बाबर क्या है कि यहाँ पे तुल्लू नुमा या तोप खाने की पद्धति का इस्तेमाल करता है। अब जो शासक है ना ये आपको याद रखने हैं, जैसे आमेर का, उस टाइम आमेर से कौन लड़ने राणा सांगा का साथ देने कौन आया, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी सिंह आया। बीकानेर से कौन आया, बीकानेर का कल्याणमल आया। मारवाड़ से कौन आया दोस्तों, मालदेव आया। ठीक है, चंदेरी के समय मेदिनी राय, सादड़ी से झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, बिजोलिया से अशोक परमार, अजमेर से करमचंद परमार पंवार, ये सारे यहाँ पे दोस्तों शासक आए थे। अब अगर अपने बात करें तो राणा सांगा यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते इनके यहाँ पे 80 घाव भी लग गए थे शरीर पे, और इसके अलावा इनका हाथ भी ये कट गया था। फिर बाद में है ना इन्हें कहा गया कि आप युद्ध के मैदान से जाओ, अगर आप हो तो ही सब कुछ है, आपको यहाँ पे रहना ज़रूरी है। फिर जो राज चिन्ह है ये दे देते हैं झाला अज्जा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला, कि इन्होंने अपने राज चिन्ह राणा सांगा ने किसे दिए, सादड़ी के झाला अज्जा को अपने राज चिन्ह दे देते हैं, और ये चले जाते हैं बसवा दोसा। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कल्पित द्वारा इन्हें जहर दे के, मतलब अ, जहर दे के इन्हें मार दिया गया। तो वैसे इनकी मृत्यु 1528 में हो जाती है। अगर अपने दोस्तों बात करें राणा सांगा की, तो इनके है ना एक छत्री, वैसे तो अपने इसको जो पढ़ते हैं मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम संस्कार किया गया, यहीं उनका समाधि स्थल भी है। तो मांडलगढ़ में इनका समाधि स्थल है। लेकिन इनके दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में के एरिच कस्बे के पास भी बेतवा नदी के जो सुंडी घाट आता है वहाँ भी महाराणा सांगा की छतरी आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, झांसी जगह आती है यूपी में। झांसी की रानी अपने पढ़ते हैं झांसी। अब झांसी के पास आता है दोस्तों यहाँ पे आपका एरिच कस्बा, एरिच कस्बे के पास। अब एरिच कस्बे के पास आती है 900 यहाँ पे बेतवा नदी। ठीक है, अब जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी के पास आता है एक सूड़ी घाट। यहाँ पे इनका एक समाधि स्थल भी, या महाराणा प्रताप की यहाँ पे, महाराणा सांगा की सॉरी, तो सांगा की यहाँ पे क्या है, छतरी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे जो छतरी बनी हुई है महाराणा सांगा की छतरी भी बनी हुई है। अगर आपसे पूछे कि इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे छतरी वगैरह पूछे मांडलगढ़ के अलावा, तो यहाँ पे आपको यूपी में मिल जाएगी झांसी के पास। 80 घाव शरीर पे लग गए थे दोस्तों, इसलिए इस टोड ने ना इन्हें राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा। क्या कहा, सैनिकों का भग्नावशेष। 80 घाव लगने पे भी ये लगातार यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे।
अब अपने बात करते हैं दोस्तों, राणा रतन सिंह बनते हैं शासक 1528 से 31 के समय इसके बाद। ठीक है। और राणा सांगा की जो रानी आती है ना, वो आती है कर्णावती या कर्मावती, कहीं आपको मिल जाएगा, मेन कर्मावती अपने पढ़ते हैं। बात 1531 की होती है। 1531 के बाद भी वैसे आक्रमण होता है, लेकिन इनके दो पुत्र होते हैं। विक्रमादित्य पहले शासक यहाँ पे बन ही जाता है और फिर उदय सिंह शासक बनता है, लेकिन ये छोटे होते हैं तो इनकी देख रेख है ना ये कर्मावती करती है। अब महाराणा विक्रमादित्य आते हैं। अब महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 36 ईस्वी तक रहता है। अब यहाँ पे कर्मावती है ना, विक्रमादित्य और उदय सिंह है, और ये क्या है, चित्तौड़ है या मेवाड़। गुजरात का शासक आता है बहादुर शाह, ये आक्रमण करता है 33 में। अब ये क्या है कि जो मुगल वंश है इसका शासक आता है हुमायूं। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं बनता है। हुमायूं को सहायता के लिए, मतलब भाई बना लेती है इसको और सहायता के लिए भेजती है, लेकिन ये समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करवा सका तो यहाँ पे फिर केसरिया और वही होगा, साका होगा। फिर 1534 में ये फिर आक्रमण करता है, तो यहाँ का जो देख रेख है ना वो बाघ सिंह ने संभाल रखी थी। किसने? बाघ सिंह ने। तो बाघ सिंह तो दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, केसरिया करता है। और जो कर्मावती है ये क्या करती है, जोर करती है। और इन्हें देवलिया भेज दिया, विक्रमादित्य उदय सिंह दोनों को देवलिया भेज देते हैं। अब देखो, चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह के हाथ में थी। ये केसरिया, जौहर और मेवाड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का दूसरा साका कब होता है दोस्तों, तो 1534 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों बनवीर का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, बनवीर का नाम तो सबने सुना ही होगा। जो चंदन पन्ना दाई आती है, वो अपने पुत्र का बलिदान भी दे देती है उदय सिंह को बताने के लिए। इससे पहले की क्या घटना है कि जो बनवीर होता है ना, ये विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब इसको खुद को दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शासक बनना था, तो इसीलिए ये सारे यहाँ पे काम कर रहा था। मेन लड़ाई तो गद्दी की होती है, आज भी वही चल रही है। राणा सांगा के बड़े भाई आते हैं पृथ्वीराज। इनका ये क्या था, दासी पुत्र था, दासी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था बनवीर। अब यहाँ पे दोस्तों 1536 ईस्वी में ये हत्या कर ही देता है। अब उदय सिंह यहाँ पे शासक बनना चाहता है, लेकिन ये भी छोटा ही था। बनवीर ने चित्तौड़ में दोस्तों, ये याद रख सकते हो आपकी, नौलखा महल या नौ कोण महल का यहाँ पे निर्माण करवाता है बनवीर। अब पन्ना दाई आती है, ये उदय सिंह की रक्षा के लिए। अब उदय सिंह है तो ये अपने आज महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो कुंभलगढ़ भेज दिया इन्हें। और अपने पुत्र चंदन को दोस्तों वहाँ पे सुला दिया पलंग पे, और बनवीर ने उसे मार दिया। बच्चे थे उस टाइम बिल्कुल छोटे, तो बनवीर सोचा मैंने उदय सिंह को मार दिया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उदय सिंह अभी जिंदा है। अब आगे बात करते हैं, उदय सिंह यहाँ पे शासक बन जाते हैं। अब पहले तो दोस्तों जो उदय सिंह को है बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ में रखा ही गया था। अब यहाँ पे बनवीर के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं। कोई कहता है कि इन्हें मार दिया गया, या बनवीर का क्या है कि भाग गया। अब सबसे पहले इनका जो राज्याभिषेक है उदय सिंह का, ये होता है कुंभलगढ़ में। फिर दूसरा राज्याभिषेक होता है चित्तौड़गढ़ में 1540 ईस्वी में। तो चित्तौड़गढ़ में जो राज्याभिषेक होता है ये 1540 में। दोनों आपको राज्याभिषेक याद रखने हैं। फिर 59 में ये 1559 में उदयपुर शहर भी बसाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदयपुर शहर किसने बताया, उदय सिंह ने बसाया 1559 में। झील की बात करें तो दोस्तों उदय सागर झील का निर्माण मोती मगरी के महल इनके द्वारा बनवाए गए। अब इनके समय दोस्तों जो आक्रमण करेगा ना वो अकबर करेगा। ठीक है। अब अकबर से बचाने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये अधीनता स्वीकार नहीं करते उदय सिंह। पाली के अखेराज सोनगरा और उसके ठाकुर जेत्र सिंह, जो पाली के आते हैं अखेराज सोनगरा, और जो खेरवा के ठाकुर आते हैं जेतर सिंह की पुत्री, यहाँ पे लिख लो, की पुत्री से विवाह, जेतर सिंह की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति को यहाँ पे मजबूत बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये विवाह करते हैं। अगर अपने बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़, उस समय चित्तौड़ पे जो शासन होता है उदय सिंह का, बात आती है 1567 या 68। मेन दोस्तों आपके एग्जाम में 1568 माना जाता है कि अकबर ने अधिकार यहाँ पे 1568 में कर लिया था।
चित्तौड़ पे। यहाँ पे दिल्ली में शासक आता है अकबर, ठीक है। और इधर होता है उदय सिंह। पहले, इससे पहले की अगर आपको घटना बताऊं तो 59 के आसपास भी यहाँ पे दोस्तों कहते हैं कि अ, इसको बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ पे कोई नुकसान ना कर दे, तो पहले इन्होंने अपनी जो कुंजियां हैं वो वहाँ पे पहुँचा दी थी शेरशाह के पास। और शेरशाह ने फिर किले पे आक्रमण नहीं किया। और वहाँ पे एक ख्वास खां आता है, वो चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। फिर अपने अगर बात करते हैं तो मेन अकबर के युद्ध आक्रमण की करते हैं। तो अकबर का मेन वही था कि महाराणा प्रताप को भी और उदय सिंह को भी कि इसकी अधीनता स्वीकार करनी है, लेकिन ये नहीं कि इन्होंने अधीनता स्वीकार। अब यहाँ पे इनके सेनापति आते हैं बहुत ही बहादुर, जिनके चर्चे दोस्तों सुने जाते हैं इतिहास में। तो ये बहुत ही बहादुर यहाँ पे दोस्तों दो सेनापति होते हैं, जयमल और फत्ता। फत्ता की पत्नी आती है फूल कंवर, और जयमल का भतीजा आता है कल्ला जी, ठीक है, जो लोक देवता के रूप में भी आते हैं। अब यहाँ पे कल्ला जी का भतीजा था जयमल, ठीक है, सॉरी इसको सही कर लेना थोड़ा। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों आक्रमण करता है तो ये पूरी बहादुरी से लड़ते हैं। उदय सिंह को दोस्तों गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया जाता है, और इधर से हुसैन कुली खां को भी भेजा, लेकिन यहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली, उदय सिंह को नहीं पकड़ पाई ये। और इधर दोस्तों बात करें 1568 ईस्वी की, तो अपने को ये 1568 याद रखना, आपके एग्जाम में यही सही माना जाता है कि अकबर ने चित्तौड़ पे अधिकार कब किया, तो 1568 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे दोस्तों ये अधिकार करने के बाद 30,000 लोगों का कत्लेआम भी करवा देता है, मतलब मरवा देता है 30,000 आम जनता को भी अकबर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जयमल और फत्ता यहाँ पे क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। फत्ता और कल्ला जी, फत्ता और कल्ला जी करते हैं, जो संग्राम सिंह की बंदूक से जयमल पहले ही घायल हो जाता है, ठीक है। तो फत्ता और कल्ला जी है ये केसरिया यहाँ पे करते हैं, और फूल कवर जोर करती है। तो ये आपके दोस्तों हो जाएगा मेवाड़ का तीसरा साका। दो साके पढ़ लिए, अब ये हो जाएगा मेवाड़ का तीसरा साका, जो होता है आपके 1568 ईस्वी में। तो अकबर अधिकार यहाँ पे 1568 ईस्वी में कर लेता है, और 30,000 लोगों को यहाँ पे मरवा भी देता है। इसके अलावा दोस्तों ये जयमल और फत्ता की वीरता से भी प्रसन्न होता है, और आगरा के बाहर इनकी गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां भी बनवाता है। और इनकी छतरियां की बात करें तो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, चित्तौड़ में। तो ये भी पूछा गया है कि जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़ की छतरियां कहाँ पे है। वीरता से मुग्ध होकर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां आगरा के किले के बाहर किसके द्वारा लगवाई गई, अकबर के द्वारा यहाँ पे लगवाई गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बात करें दोस्तों होली के दिन 1572 में गोगुंदा में उदय सिंह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे जितने भी शासक होंगे वो सारे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो उदय सिंह तक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।